वेलकम बैक। आज हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करने वाले हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को आज हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। यहाँ एक कंडीशनल क्वेश्चन है, कहते हैं कि इफ़, या यूँ समझ लीजिए कि प्रूव दैट a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी इज इक्वल टू ई बाई एफ इज इक्वल टू दिस वन। ठीक है, यानी आप ये साबित करें कि अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ये तीनों इस चीज़ के भी बराबर है। ठीक है, सो हमारे पास इस इक्वेशन के दो पोर्शन है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा राइट हैंड साइड है। अब हमें करना क्या है, हमने करना है कि लेफ्ट हैंड साइड से हमने राइट हैंड साइड को लेके आना है। ठीक है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं, इसके लिए आपने ये जो लेफ़्ट हैंड साइड है इसको सबसे पहले स्टार्ट में इसको लेना है। ठीक है, अब ये ऐसी में अगर आप देखें लेफ़्ट हैंड साइड में यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ है, यहाँ हमें दो इक्वलिटीज़ गिवन है। ठीक है, इनके 3 वैल्यूज़ है और इन तीनों को अलग अलग आपने अगर साबित करना है कि ई बाई एफ भी इस चीज़ के बराबर है, सी बाई डी भी इस चीज़ के बराबर है, ए बाई बी भी इस चीज़ के बराबर है, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होगा अगर हम तीनों को अलग अलग इस चीज़ के बराबर करेंगे या साबित करेंगे। ठीक है, अब इन बजाय इसके कि हम इन तीन चीज़ों को अलग अलग प्रूव करें कि ये इस लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर है राइट हैंड साइड के, हम क्यों ना इन तीनों की जगह कोई एक वैल्यू कंसीडर करते हैं और इसी एक वैल्यू को हम इस चीज़ के बराबर करते हैं। ठीक है, तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से इन तीनों को किसी एक वैल्यू के बराबर लेंगे। ठीक है, हम लिखते हैं कि लेट ए बाई बी और सी बाई डी और ई बाई एफ, ये जो उसने हमें दिया है, हम कहते हैं अपनी तरफ से कि फ़र्ज़ करें ये सब के सब जो है ना के बराबर है। कोई भी कांस्टेंट आप ले लीजिए। ठीक है, मैंने के ले लिया, आप और भी कुछ भी ले सकते हैं। अब बजाय इसके कि हम ए बाई बी को अलग इस चीज़ के बराबर प्रूव करें, सी बाई डी को अलग इस चीज़ के बराबर प्रूव करें, ई बाई एफ को अलग इस चीज़ के बराबर प्रूव करें, हम ये प्रूव करेंगे कि के इस चीज़ के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इन तीनों को हमने अब के बराबर ले लिया है। ठीक है, आई होप कि इस पार्ट तक आपको इस इक्वेशन की समझ आई होगी। नाउ इसी से आपने शुरू करना है। कैसे शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से आपने ये वाला चीज़ हासिल करना है। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, एट द स्टार्ट ए बाई बी हमने लिखा है कि सी बाई डी के बराबर है, सी बाई डी बाई एफ, और ये तीनों आपस में ए के बराबर है। यानी तो अब इसी को बुनियाद बनाकर हम ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए बाई बी ए के बराबर है, इसी तरह सी बाई डी के बराबर, और इसी तरह ई बाई एफ भी के बराबर है। क्योंकि ये तीनों एक साथ के बराबर है तो जाहिर है अलग अलग भी के बराबर है। वजह है कि ये तीनों आपस में भी इक्वल है। तो इसी तरह आपका इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बने, इन सब में आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन देखिए, यहाँ के नोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता। सो जिस चीज़ के बटा यानी नोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता उसमें 1 लाजमन होता है, तो ये यहाँ पर 1 हमेशा होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अब करें इसमें, तो ये हो जाएगा ए बराबर है, ठीक है, और इसको आप ये भी कह सकते हैं कि इक्वेशन 1। ठीक है, बट हम इसको लेटर एक नाम दे देंगे। इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो सी बराबर हो जाएगा डी के, और इसी तरह ई बराबर हो जाएगा एफ के, क्योंकि इसमें भी आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब इन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमने करना क्या है इस चीज़ का, इस चीज़ को आप गौर से देखें। सबसे पहले आपने जाना है कहाँ, इसी साइड पे, ये वाला जो चीज़ है जो स्क्वायर रूट के अंदर है, इस चीज़ को आपने हासिल करना है। अब ये एकदम नहीं होता कि आप एकदम इस चीज़ को गेन करेंगे, आपने स्टेप बाय स्टेप इसकी तरफ जाना है। सबसे पहले आप नोमिनेटर को फोकस करें कि नोमिनेटर के अंदर क्या है,
और उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, अब न्यूमरेटर के अंदर अगर आप देखें पी ए स्क्वायर जमा क्यू सी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर, इन सब का एडिशन है। हमारे पास एट द टाइम पी तो है नहीं कहीं पर भी इसी क्वेश्चन के अंदर, अलबत्ता ए भी है, सी भी है और ई भी है, ये अलग अलग हमारे पास आ चुके हैं। ए भी है, सी भी है और ई भी है। ठीक है, अब इन तीनों को इसी तरह कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? हमारे पास ए है, सी है, ई है और यहाँ ए सी और ई का स्क्वायर है। तो स्क्वायर इसका बनाने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ भी दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे, यहाँ भी दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर लेंगे। सो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, यहाँ भी और यहाँ भी। तो इस तरह ये हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इसको फॉर एग्जांपल आप अभी इक्वेशन 1 दे देना। इसी तरह टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और ये आपका इक्वेशन 2। इसके बाद आपने यहाँ भी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करना है तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर बराबर है एफ स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ओके, और ये आपका इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। अब ए स्क्वायर भी आपके पास आ चुका है, सी स्क्वायर भी आ चुका है, ई स्क्वायर भी आ चुका है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर। अब जिस तरह ये यहाँ पर नोमिनेटर में अंदर ऐड है तो इन तीनों को हमने ऐड करना है। कैसे करेंगे भाई? ये भी एक इक्वेशन है, ये भी एक इक्वेशन है, ये भी। तो सिंपल बात है, वो इस तरह के आपने क्या करना है, अभी अभी आपने ये करना है कि यहाँ पर आप लिखे कि एडिंग इक्वेशन 1 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को आपने ऐड करना है। और इक्वेशंस कैसे ऐड किए जाते हैं मैंने आपको बताया था कि हमेशा जब भी आप 2 3 4 जितने भी इक्वेशंस ऐड करेंगे तो सब इक्वेशंस का लेफ्ट साइड आपस में ऐड होता है और राइट साइड आपस में ऐड होता है। तो इसके लेफ्ट में ए स्क्वायर है, इक्वेशन 2 के लेफ्ट में सी स्क्वायर है, इक्वेशन ई के 3 के लेफ्ट में ई स्क्वायर है। तो ये सब लेफ्ट साइड हमने यहाँ पर ऐड की, इक्वलिटी अपनी जगह होगी। अब इसके राइट में इन तीनों इक्वेशंस के राइट साइड ऐड करने होंगे। सो इक्वेशन 1 के राइट में बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर है, बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इस तरह हो जाएगा। इक्वेशन 2 का राइट बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, पी इक्वेशन 3 का राइट हो जाएगा एफ स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ तक आप अगर देखें तो आपके पास ए स्क्वायर भी आ चुका है, सी स्क्वायर भी आ चुका है। ठीक है, और ई स्क्वायर भी आ चुका है, तीनों का सम आपके पास आ चुका है जैसे यहाँ पर था। अब किस चीज़ की कमी है? कमी है तो पी की कमी है, क्योंकि यहाँ पर पी भी है, इनके साथ है और इसके साथ क्या है, क्यू। अब इसको हमने कैसे गेन करना है? अब इसको गेन करने के लिए आपके पास एक रूल है, अगर आपको याद हो, ये इक्वलिटी है। ठीक है, और इक्वलिटी में अब जो प्रोसेस एक साइड पे करेंगे ना तो वही प्रोसेस आप दूसरे साइड पे भी लाजमन करेंगे ताकि बात बैलेंस हो और इसका क्वेश्चन के ऊपर नेट इफेक्ट ना पड़े। तो इसी तरह अगर मैं लेफ़्ट के राइट में जो यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड में फर्स्ट वैल्यू है ए स्क्वायर, इसको अगर मैं पी मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि मुझे तो ए स्क्वायर के साथ पी चाहिए ना, इधर देखें, तो यहाँ भी अगर मैं लेफ़्ट साइड के फर्स्ट वैल्यू में पी चाहता हूँ तो इसके साथ मैं पी मल्टीप्लाई करूँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल इधर भी मैं फर्स्ट वैल्यू के साथ पी को मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, ताकि बात बैलेंस हो जाए। और ये इक्वलिटी का रूल है कि एक साइड पे जो भी प्रोसेस आप करेंगे वही प्रोसेस अपने दूसरे साइड पे लाजमन करना होगा। ठीक है, वरना बात अनबैलेंस हो जाएगी और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है इस तरह। सो अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुझे ए स्क्वायर के साथ पी चाहिए, तो यहाँ ए स्क्वायर के साथ अगर मैं पी मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पी ए स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह सी स्क्वायर के साथ मुझे क्यू चाहिए, तो यहाँ जी मैं लिखूँगा क्यू सी स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर के साथ मैं कुछ भी नहीं करूँगा, इज इक्वल टू
अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेफ़्ट के फर्स्ट वैल्यू में p मल्टीप्लाई किया है, तो मैंने राइट के फर्स्ट में भी p मल्टीप्लाई करना है इक्वलिटी रूल के मुताबिक। तो ये हो जाएगा p b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर जमा, जैसे मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड के सेकंड वैल्यू में q मल्टीप्लाई किया है, तो इधर भी मैंने लेफ़्ट साइड के राइट साइड के सेकंड वैल्यू में q मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा q d स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। और थर्ड वैल्यू में मैंने कुछ भी नहीं किया था, तो यहाँ भी मैं थर्ड वैल्यू में कुछ भी नहीं करूँगा, ये इसी तरह लिखूँगा f स्क्वायर इंटू a स्क्वायर। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप सोचें और गौर से देखें तो ये इतना मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल सी बात है कि आपने इक्वलिटी के लेफ़्ट में जो भी करना है वही आपने राइट में भी करना है। सो मैंने आपको बताया कि मैंने सबसे पहले ये नोमिनेटर हासिल करना है। सो इस नोमिनेटर में मेरे पास a स्क्वायर c स्क्वायर और e स्क्वायर तो आ चुके थे, इसके साथ मुझे p की ज़रूरत थी। ठीक है, तो एक को हमने p मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, अब चूंकि इक्वलिटी है, जब हमने यहाँ फर्स्ट वैल्यू में p मल्टीप्लाई किया तो हमने इधर भी फर्स्ट में p मल्टीप्लाई करना है ताकि बैलेंस होगा। इसी तरह मुझे c स्क्वायर के साथ अगर यहाँ देखूँ तो q की ज़रूरत थी, और c स्क्वायर के साथ q एक सूरत में आ सकती है अगर इसके साथ आप q मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं यहाँ सेकेंड वैल्यू के साथ q मल्टीप्लाई करूँगा, तो चूँकि इक्वलिटी है तो यहाँ भी मैंने सेकेंड वैल्यू के साथ q मल्टीप्लाई करना था, तो हमने कर दिया। थर्ड वैल्यू में हमने कुछ भी नहीं किया था, स्क्वायर इसी तरह लिखा था, इसी तरह हमने थर्ड वैल्यू यहाँ भी उसी तरह लिख दिया। आई होप कि अभी आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। नाउ इसको दोबारा हम यहाँ लिखते हैं p स्क्वायर इंटू a स्क्वायर, सॉरी p स्क्वायर नहीं है, ठीक है, ये p इंटू a स्क्वायर समझो, जमा q p स्क्वायर जमा e स्क्वायर बराबर है। इसमें अगर आप देखें तो अब हमने कुछ कॉमन लेना है, या आप इसको इसी तरह लिखें, कोई मसला नहीं है। पी बी स्क्वायर ए स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। देखिए अभी आपके पास से अगर इधर देखें तो आपने नोमिनेटर कंप्लीट हासिल कर लिया है। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में आपको क्या चाहिए, पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर। अब इसके डिनोमिनेटर में अगर मैं पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर लगाऊंगा, तो मैंने इसके डिनोमिनेटर में भी वही चीज़ लगाना है, क्योंकि इक्वलिटी है, जैसे मैंने आपको यहाँ दोहरा दिया। ठीक है, कि यहाँ जो भी करेंगे वो इधर भी करेंगे। तो इस मकसद के लिए अब मुझे डिनोमिनेटर हासिल करना है। सेकंड टास्क मेरा यह है कि मुझे इस चीज़ को भी गेन करना है ताकि ये कंप्लीट फ्रैक्शन में हासिल कर सकूँ। फिर इसके बाद हम स्क्वायर रूट को हासिल करेंगे। तो सबसे पहले अब हमने नोमिनेटर कंप्लीट किया है। डिनोमिनेटर में आपको चाहिए पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर। तो इसको लाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर। ठीक है, ओके। सो इसके ऊपर आप जब डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा, पी ए स्क्वायर है, मैंने दोबारा स्क्वायर पी के ऊपर लिख दिया, ये ए के ऊपर समझो, जमा क्यू सी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर बराबर है, ये है पी बी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर इंटू के स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर इंटू के स्क्वायर। अब इधर भी आपने डिवाइड करना है, इसके ऊपर पी बी स्क्वायर के ऊपर जमा क्यू डी स्क्वायर के ऊपर और जमा एफ स्क्वायर के ऊपर, और यही प्रोसेस आपने इधर भी करना है क्योंकि इक्वलिटी है। तो पी बी स्क्वायर इधर भी आपने बॉटम में लिखना होगा, नहीं इन द बिलो द फ्रैक्शन। तो पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर। ओके, यहाँ तक उम्मीद है कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। अब आगे चलते हैं। ये हमारे पास है पी ए स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू
इसके ऊपर वाले जो पोर्शन है उसमें आपको कुछ कॉमन नज़र आएगा और वही चीज़ आपने कॉमन लेना है। कॉमन क्या है इसमें? पी बी स्क्वायर है, क्यू डी स्क्वायर है, या आप यूँ समझिए कि के स्क्वायर आपको कॉमन आ जाएगा। तो के स्क्वायर अगर आप कॉमन करेंगे तो नॉन कॉमन आपके पास रह जाएगा पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर, ये नॉन कॉमन रह जाएगा। और नीचे जो है वो भी आप लिखें पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर और जमा एफ स्क्वायर। अब यह देखें, ऊपर बी पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा एफ स्क्वायर है, नीचे भी यही है, तो इनको आपस में कैंसिल करें। आपके पास सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा पी ए स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर बराबर है के स्क्वायर। अब आपने करना क्या था, आपको ये चीज़ हासिल करनी थी ना, तो इसके लिए आपने सबसे पहले पी स्क्वायर जमा क्यू स्क्वायर जमा ई स्क्वायर ऊपर हासिल किया ये वाला। इसके बाद आपने सेकेंड नंबर पे डिनोमिनेटर हासिल करने के लिए दोनों साइड्स को इसके ऊपर डिवाइड किया यहाँ, ठीक है, कैंसिलेशन हो गया। अब आखिरी चीज़ जो आपने हासिल करना था वो स्क्वायर रूट था, तो यहाँ भी मैंने स्क्वायर रूट लगाना है। अब जब मैं यहाँ स्क्वायर रूट लगाऊंगा ना, तो मैं इधर भी स्क्वायर रूट लगाऊंगा क्योंकि इक्वलिटी है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर हम करेंगे तो ये इस साइड पे अगर मैं स्क्वायर रूट लिखूँगा तो यही स्क्वायर रूट मैं इस साइड पे भी लिखूँगा क्योंकि इक्वलिटी है। अब आगे देखें, इसी तरफ पे स्क्वायर रूट लगाने से तो आपका जो टारगेट है वो अचीव हो चुका है। पी ए स्क्वायर जमा क्यू डी स्क्वायर जमा ई स्क्वायर डिवाइड बाई पी बी स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर द रूट इज इक्वल टू, यहाँ आप देखो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और ये सिर्फ आपका के रह जाएगा। और के हमने किस चीज़ के बराबर लिया था, वो इन तीन चीज़ों के हमने बराबर लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू जो हमें यहाँ पर गिवन है, ठीक है, ये के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्क्वायर रूट वाली वैल्यू इन तीनों के बराबर है क्योंकि के हमारे पास इन तीनों के बराबर थी। या दूसरा अल्फाज में आप यूँ समझे कि अगर के इस जज़र वाली वैल्यू के बराबर है तो के का मतलब है ये तीनों इस जज़र वाली वैल्यू के बराबर है, जो कि हमसे मांगा गया था कि ये तीनों जज़र के बराबर साबित करें। तो आप यहाँ पर लिखे कि हैंस प्रूव्ड, क्योंकि अगर के इस चीज़ के बराबर है तो ये तीनों के बराबर थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों भी इसी वैल्यू के बराबर आ चुके हैं, ठीक है। कि यहाँ तक आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसमें क्या है। जी, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन है, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, जैसे क्वेश्चन 2 में दिए थे, अगर ये तीनों आपस में बराबर है, इसी तरह की बात है कि अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो आप ये साबित करें कि एक्स वाई और जेड आपस में बराबर है। और ये एक्स वाई और जेड तीनों ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी एक्स वाई आर नॉन ज़ीरो नंबर्स एंड, और इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो भी ज़ीरो के बराबर नहीं है। ज़ाहिर है अगर तीनों नॉन ज़ीरो है तो इसका सम भी नॉन ज़ीरो होगा। तो ये कैसे हमने हासिल करना है? अगेन हम ये साबित नहीं कर सकते कि एक्स वाई जेड, ये तो हमारा टारगेट है ना कि एक्स बराबर है वाई बराबर है जेड, और ये इन सी गिवन रिजल्ट से हमने हासिल करने हैं। अब कैसे हासिल करेंगे? अगेन आपने करना क्या है, क्वेश्चन 2 की तरह सबसे पहले ये तीनों वैल्यूज़ किसी एक वैल्यू के बराबर लेने हैं। आप लिखें कि ए लेट एक्स माइनस वाई बटा जेड जो कि बराबर है वाई माइनस जेड बाई एक्स, और ये बराबर था जेड माइनस एक्स बाय वाई के। आपने कहा कि लेट सपोज ये तीनों के बराबर है। अब जब ये तीनों के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई बाई जेड के बराबर है। इसी तरह वाई माइनस जेड डिवाइड बाई एक्स भी के बराबर है, और इसी तरह जेड माइनस एक्स डिवाइड बाई वाई ये भी के बराबर है।
अब आपने जो टारगेट लेना है ना, टारगेट आपका क्या है, आपका टारगेट ये है कि एक्स वाई और जेड आपस में बराबर है। अब इसका तब पता चलेगा जब आपके पास एक्स की वैल्यू हो, वाई की भी वैल्यू आ जाए और आपके पास जेड की भी वैल्यू आ जाए। तो इन तीनों की हमने वैल्यूज़ हासिल करनी है कि एक्स वाई और जेड की क्या वैल्यूज़ आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस मकसद के लिए हम दोबारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, वाई की वैल्यू चाहिए और जेड की वैल्यू चाहिए। जब आपके पास तीनों वैल्यूज़ होंगी तब आप उसको देखेंगे कि आया ये आपस में बराबर है या बराबर नहीं है, ठीक है। अभी हमारे पास ना एक्स की वैल्यू है, ना वाई की वैल्यू है, ना जेड की वैल्यू है, और ये तीनों वैल्यूज़ हमने हासिल करने हैं। कहाँ से हासिल करने हैं? इसी प्रोसेस के तहत जो मैं कर रहा हूँ। जो आपका गिवन चीज़ है, सबसे पहले आपने इन तीनों को इक्वल है और इन तीनों का आपने अगेन एक कांस्टेंट के बराबर इक्वल लिया। अब एक्स वाई जेड को हासिल करने के लिए जब ये तीनों के बराबर है तो ये अलग अलग भी के बराबर है, ठीक है। इसका तो ये मतलब है। अब यहाँ से आपने एक्स वाई जेड को हासिल करना है कैसे? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। देखो इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो ये हो जाएगा के इंटू जेड बराबर है एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे करेंगे तो एक्स इंटू के बराबर है वाई माइनस जेड, और इसी तरह आपने यहाँ भी कर दिया अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो वाई इंटू के बराबर है जेड माइनस एक्स। अब यहाँ से आप x की वैल्यू गेन करें बाय शिफ्टिंग y इनटू द राइट साइड, लेफ्ट साइड। तो इस तरह ये x बराबर हो जाएगा a z, और ये माइनस वाई जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आपने z अगर इधर शिफ्ट किया तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y बराबर है x के माइनस जेड, जब इधर आएगा तो ये प्लस जेड हो जाएगा। और अगर यहाँ पर आपने x इस साइड पे शिफ्ट किया तो z की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, यानी कि y के माइनस एक्स जब इधर आएगा तो ये प्लस एक्स हो। तो अभी आपके पास क्या है? आपके पास तीन इक्वेशंस आ चुके हैं। या आपका फॉर एग्जांपल इक्वेशन 1 है, या आपका इक्वेशन 2 है, और यह आपका इक्वेशन 3 है। क्लियर? आई होप कि यहाँ तक तो आपको इस चीज़ की बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। अब आगे करना क्या है? इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है, जैसे हमने क्वेश्चन 2 में कर दिया था। तो एडिंग इक्वेशन 1, एडिंग 1, 2 एंड इक्वेशन 3। और इन तीनों इक्वेशन को हम कैसे ऐड करते हैं आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि लेफ्ट साइड की वैल्यूज आपस में ऐड हो जाएंगी, राइट साइड की वैल्यूज सारे आपस में ऐड। तो इसके लेफ्ट में एक्स है, वाई है और यहाँ जेड। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपके पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के बराबर? ये सारी वैल्यूज आपस में ऐड करें, के जेड प्लस वाई जमा एक्स के प्लस जेड प्लस वाई के प्लस एक्स। ये कहाँ से आ गए? ये राइट साइड है इस इक्वेशन का, राइट साइड ये ए जेड प्लस वाई। देखो इसके साथ हमने ऐड किया इस इक्वेशन का राइट साइड एक्स के प्लस जेड, और इसके साथ हमने ऐड किया इक्वेशन 3 का राइट साइड वाई के प्लस एक्स, ठीक है। तो ये इस तरह आ चुका है। अब अगेन ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है, इसको सिर्फ अरेंज करना है। अरेंज करने का मतलब यह है कि सिंगल वैल्यूज एक साइड में लिखने हैं और जिसमें दो वेरिएबल है उसको एक साइड पे लिखना है। सो एक्स है, वाई है और जेड है, ये तीनों सिंगल है। सो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन तीनों को एक जगह लिखा, और जो हमारे पास टू वेरिएबल्स पर मुश्तमिल है तो हम अलग लिखेंगे, जैसे कि जमा एक्स के प्लस वाई के और प्लस जेड के, ठीक है। ओके, अब अगेन आपने यहाँ से क्या करना है? देखो आपके पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और इन तीनों में हमारे पास के कॉमन है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो इसमें हम के कॉमन करेंगे, तो प्लस के अगर कॉमन करेंगे तो बाकी रह जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब अगेन इसमें जैसे होल अगर हम देखें तो यहाँ भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है और इधर भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, तो इसको हम अगेन कॉमन कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर है
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो नॉन कॉमन आपके पास रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या रह जाएगा आपके पास रह जाएगा के। और यहाँ पर एक चीज़ हमसे मिस हो गया, और वो ये था कि अगर हम यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन करेंगे ना, तो ये नॉन कॉमन जो होगा ये एक्स प्लस ए प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक टर्म ये है, यहाँ से अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड जाएगा तो सिर्फ के रह जाएगा, और इससे यहाँ अगर कॉमन रह जाएगा चला जाएगा तो ये वन रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरह है। अब दोनों साइड्स में एक्स प्लस वाई प्लस जेड इधर भी है और इधर भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इधर रह जाएगा वन और इधर रह जाएगा के प्लस वन। हमें के की वैल्यू चाहिए, तो ये वन हम इस साइड पे शिफ्ट करते हैं। जब ये इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो आपके पास के की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस वन, यानी कि ज़ीरो। ठीक है, तो फाइनली आपके पास जो है ना के की वैल्यू किस चीज़ के बराबर आ चुकी है, ज़ीरो के बराबर आ चुकी है। ठीक है, नाउ इसी के को इस्तेमाल करना है, आपने कहाँ इस्तेमाल करना है, इन द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। तो पुट के इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में आप के की वैल्यू पुट करें। इक्वेशन 1 क्या है, सबसे पहले उसको लिखिए एक्स है इज इक्वल टू ये के जेड प्लस वाई आपने लिख दिया। ठीक है, अब इसमें आपने के की वैल्यू की पुट करनी है ज़ीरो। पुटिंग के इज इक्वल टू ज़ीरो, ये इस तरह हो जाएगा कि के की जगह आप ज़ीरो लिखें, इंटू जेड हो जाएगा प्लस वाई। सो ज़ीरो इंटू जेड ज़ीरो, यानी यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वाई रह जाएगा, क्योंकि ज़ीरो प्लस वाई, ज़ीरो जब जेड के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, तो इस तरह आ जाएगा कि ज़ीरो प्लस वाई। अब ज़ीरो प्लस वाई का मतलब है सिर्फ वाई। ठीक है, तो इस तरह ये आपका, आप इसको फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 तो आपने ऑलरेडी नाम दे रखे हैं, इसको आप इक्वेशन 4 कह दें या कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसी तरह अगेन आपने ए की वैल्यू पुट करना है इन द इक्वेशन 2, तो यहाँ पर अगेन लिख ले कि पुट ए इन इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले इक्वेशन 2 लिख लीजिए। इक्वेशन 2 आपके पास है y बराबर है एक्स के प्लस जेड, इस तरह है ना। ठीक है, अब देखिए के की वैल्यू अगर आप ज़ीरो लगाएंगे तो ये ज़ीरो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ज़ीरो इंटू एक्स आ जाएगा ज़ीरो प्लस जेड, और y बराबर हो जाएगा ज़ीरो प्लस जेड से सिर्फ आ जाएगा जेड। और इसको फॉर एग्जांपल आपने इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे दिया। नाउ इक्वेशन 3 में अब लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमें चाहिए था वो हमें हासिल हो चुका है, और वो किया था मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पर आप सिर्फ ये लिखें कि कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5। कंपेयरिंग का मतलब ये कि इन दोनों का आप मुआवजा करें और इसके बेस पर आप इसका एक नतीजा अखज़ करें। नतीजा क्या है, यहाँ इक्वेशन 4 में ये है कि x बराबर है y के, और इक्वेशन 5 में यह है कि y बराबर है z के। तो अगर आपने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम सुना है तो इसी के मुताबिक x फिर बराबर है z के। ठीक है, या आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, P1 है इसका नाम, दूसरे का नाम है P2 और तीसरे का नाम है P3। मैं कहता हूँ कि P1 और प्लस फेलो है किस का, P2 का। ठीक है, और मैं ये भी कहता हूँ कि P2 जो है ये क्लास फेलो है P3 का। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर P1 और P2 एक क्लास में बैठते हैं और साथ में P2 और P3 भी एक क्लास में बैठते हैं, तो इसका तो ये मतलब है कि P1 और P3 भी एक क्लास में बैठते हैं। समझ आई होगी आपको मेरी बात, में उम्मीद करता हूँ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि P1 और P2 अलग क्लास में है तो P3 के साथ P2 भी अलग क्लास में है। इसका तो ये मतलब होगा कि P2 फिर दो जगहों पर बैठा है, और ये पॉसिबल नहीं है कि एक बंदा एट द सेम टाइम दो प्लेसेस पे एग्जिस्ट करता हो। तो इसका तो ये मतलब है कि ये तो नामुमकिन है कि ये P1 के साथ B क्लास में बैठता है और P3 के साथ B क्लास में अलग बैठता है। ये एक सूरत में मुमकिन है अगर तीनों एक साथ बैठते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहता था मैं कि अगर P1 और P2 क्लास फेलो है और P2 P3 का क्लास फेलो है, तो फिर P1 और P3 आपस में भी क्लास फेलो हैं। सो यही चीज़ आपने देखनी है कि अगर x और y आपस में बराबर है और y z के बराबर है, तो इसका तो ये मतलब है कि x
और z भी आपस में बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हो गए। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 4 एंड 5 इट इम्प्लाइज दैट x बराबर है y, ये तो हमें इक्वेशन 4 बताता है। और फिर ये जो y बे है ये किस चीज़ के बराबर है, ये बराबर है z के, क्योंकि ये हमें इक्वेशन 5 बताता है। और इस तरह जो चीज़ आपको चाहिए था कि आपने ये साबित करना है कि x बराबर है y बराबर है z, वो चीज़ आपने यहाँ गेन कर लिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये 2 सवाल जो आज हमने लेक्चर 11 में आपके साथ डिस्कस किए हैं, इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। किसी भी तरह की अगर आपके पास इसमें डिफ़िकल्टी आती है, आपको किसी स्टेप की समझ नहीं है, तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट में, और फिर हम आपको वहाँ पर फीडबैक देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 12 में हम क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे, 4 एंड 5 की तरफ। तो हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।